नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। यहाँ पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल प्रारंभिक से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर चाहे वो प्रश्न किसी भी प्रीवियस ईयर्स पे एग्जाम में आए हुए हो सकते हैं या फिर आगे आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, ये आपको बता दूं कि सारे एग्जाम में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अर्थव्यवस्था का यह सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ, आपको करना सिर्फ ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना है कि अभी तक कैसे प्रश्न आ रहे थे एग्जाम में और आगे भी कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को जो होता है उसको प्रेस करना तो बिल्कुल भूलिएगा, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाता है, आय में सर्वाधिक योगदान है। जो भारतीय आय होती है इसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है, किस क्षेत्र का होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है कृषि का क्षेत्र, विनिर्माण का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र या फिर बैंकिंग का क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेकंड वाला, विनिर्माण का क्षेत्र। भारतीय आय में जो सर्वाधिक योगदान दिया जाता है वो जो है विनिर्माण के क्षेत्र से ही दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। तो आपके लिए सेकंड प्रश्न हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। जो भारतीय राष्ट्रीय आय होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी 2005 में आया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कृषि का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र या फिर व्यापार का क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा का क्षेत्र। सेवा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की या थर्ड क्वेश्चन की। तो अपने थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। जो योजना काल होता है इसमें जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें किस क्षेत्र का जो योगदान हो वो घट गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, परिवहन या फिर बैंकिंग क्षेत्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, कृषि का जो क्षेत्र होता है वो योजना काल में जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें जो है कृषि का क्षेत्र का जो योगदान है वो काफ़ी घट गया है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगर वर्तमान समय में देखें तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका किस क्षेत्र में योगदान सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है कृषि का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, अवस्थापना का क्षेत्र या फिर सेवाएं का क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा सेवाएं। सेवाएं का क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र है जो प्रेजेंट टाइम अगर वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान दे रहा है भारतीय जो है राष्ट्रीय आय बढ़ाने में। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो आपके लिए पांचवा प्रश्न हो जाता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक जो क्षेत्र है उसका योगदान कैसा क्या होता है, आपको बताना है। ये आपका बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाता है। अब आपके लिए छठा प्रश्न हो जाएगा, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 में भारत में सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34, 29.55% था, जो कि 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः कितना हो गया है। इस प्रश्न का जो है आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको, ऑप्शन नहीं बताऊंगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 17.5%, 31.8% या फिर और जो है 50 पॉइंट आपका 17% हो जाएगा। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो अपने सातवां प्रश्न हो जाता है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसजी की स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1949, 1950, 1951 या फिर 1956। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1950। 1950 में देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की जो है स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की जो स्थापना है वो कब की गई थी भारत में, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1950, 1951, 1952 या फिर 1956।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला 1900। इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट वाला 1950 में। 1950 में ही जो है आपकी SCO यानी कि राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। अगर पूछ ले देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश के NSS की स्थापना कब हुई थी, तो NSS की स्थापना जो है आपकी की गई थी 1950 में। अब बात करते हैं नवे प्रश्न की, तो अपनी नवा प्रश्न हो जाता है राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए यहाँ पे हैं, बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार मूल्य पर देसी उत्पादन, या फिर उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पादन। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका IAS 1997 और SSC 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसमें IAS और SSC दोनों लेवल जो होते हैं वो इसमें आपको मिला जो है, मिक्स करते हुए मैं चल रहा हूँ इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की, तो आपके लिए 10वां प्रश्न हो जाता है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपका कोई जो है UPPCS 1950 1995 और 2010 में क्वेश्चन दोनों में आया हुआ है। तो ऑप्शंस हैं नीति आयोग, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की, तो 11वां प्रश्न होता है निम्नलिखित किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो किस राज्य की सबसे अधिक है ये आपको बतानी है। तो ये आपका UPPCS 1995 क्वेश्चन है, जहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोवा। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। ठीक है, अब आपके लिए 12वां प्रश्न हो जाएगा भारत में चालू मूल्य दिया है, चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। ये आपका BPSC 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, बिहार हो जाएगा। देखिए अगर चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य पूछता है तो आपका बिहार हो जाएगा। अगर जो है यही पूछता है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक आय वाला राज्य तो हो जाएगा गोवा। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की, तो आपके लिए 13वें प्रश्न हो जाएगा 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित जो है किया था, किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। आपका IAS 2000 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं MG रानाडे, सर WS हंटर, सर W हंटर, RC दंत या फिर दादाभाई नौरोजे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दादाभाई नौरोजे के द्वारा। जबकि 1867-68 का जो सन था इसमें जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित जो है दादाभाई नौरोजे द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की, तो अगले 14वां प्रश्न हो जाता है ड्रोन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ड्रोन किसने प्रतिपादित किया था। यह आपका SSC 2000 का क्वेश्चन है और SSC 2000 की आने ये सेट से मैंने लिया है, SSC 2000 के सेट से। लेकिन जो है ये क्वेश्चन जो है बाद में भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में जो है ऐड किया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गोविंद रानाडे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दादाभाई नौरोजे। जो ड्रोन का सिद्धांत है उसको जो है दादाभाई नौरोजे ने प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की, तो आपके लिए 15वां प्रश्न हो जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी जो गणना की जाती है उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। और 2021 में भारत की जनगणना होने वाली है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शंस है उत्पत्ति जनगणना विधि से, आय विधि से, उपयुक्त दोनों विधि से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों जो विधि दी गई हुई हैं, पहली और दूसरी उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, दोनों से जो है आपकी जो है जनगणना जो है की जाती है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की, और आपके लिए 16वां प्रश्न हो जाता है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। जो आपका UPPCS 1996 क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से या फिर जनसंख्या से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला, राष्ट्रीय आय जो होती है इससे जो है हिंदू वृद्धि की दर होती है वो संबंधित राष्ट्रीय आय से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। आपके लिए 17वां प्रश्न हो जाता है
1949 में गठित जो राष्ट्रीय समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं D.R. गाडगिल, P.C. महालेन बोस, V.R. अम्बेडकर राव जी या फिर V. नटराजन जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा P.C. महालेन बोस जी जो थे, इन्हीं को भारतीय 1949 गठित भारतीय राष्ट्रीय आय जो समिति थी इसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो आपके लिए 18वां प्रश्न हो जाता है स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय में के संबंध में किससे अनुमान लगाए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, नेशनल सिमुलेशन सर्वे से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से, नौरोजी व सिराज ने या फिर उपयुक्त सभी ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नौरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता से जो पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आय जो है संबंध जो है नौरोजी और सिराज से लगाया जाता था। ठीक है, अनुमान जो है इससे लगाया जाता था। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो आपके लिए 19वां प्रश्न हो जाता है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 अगस्त 1949, 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1961 या फिर 4 अगस्त 1966। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, 4 अगस्त 1949 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आय की जो समिति होती है इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो अपने 20वां प्रश्न हो जाता है, स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला में अंतर्गत रखा गया था। तो ऑप्शंस हैं परंपरागत श्रृंखला में, पुनरीक्षित श्रृंखला में, नवीन श्रृंखला में या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो आपके लिए 21वां प्रश्न हो जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन घुमा के इसमें दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चालू मूल्यों के आधार पर या फिर स्थिर जो मूल्य होते हैं इसके आधार पर, उपयुक्त दोनों आधार पर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, तो इसमें आपको सही ऑप्शन जो होता है आंसर हो जाता है वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों आधार पर। आपकी जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो गणना जो है चालू मूल्य के आधार पर भी की जाती है और आपके स्थिर मूल्य जो होते हैं उसके आधार पर भी की जाती है। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो अपने 22वां प्रश्न हो जाता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समांकों के जो गणना किस आधार पर की जाती है। जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है समांक जो होते हैं इसकी गणना जो है किस आधार पर की जाती है, आपको बताना है कि इस आधार पर की जा रही है। तो ऑप्शन है 1970-71 के तहत, 1980-81 के तहत, 1993-94 के तहत या 2005-2004 या 5 के तहत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 2004 और 5 के तहत जो है समांक होते हैं उन्हीं के आधार पर मानते हुए वर्तमान की जो 2022 की जनगणना है, 2021 की जनगणना है वो आपकी की जाएगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, मैं फिर से क्वेश्चन देखे ले रहा हूँ। इसमें आपका चल रहा था क्वेश्चन, ये आपका हो गया था समांकुला, आई थिंक ये क्वेश्चन था। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके लिए 23वां क्वेश्चन हो जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, कौन सी कठिनाई है आपको बताना है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत के निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी या फिर मुद्रा स्फीति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमौद्रिक क्षेत्र की अस्तित्व जो होती है वो जो है संगणना में आने में कठिनाई होती है। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो अपनी 24वां प्रश्न हो जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना कौन सी समस्या सामने नहीं आती है। अभी आती थी, अभी कौन सी नहीं आती है समस्या वो बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र का विषमता या फिर निर्यात उत्पादन में कमी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, अपर्याप्त एवं सही सांख्यिकी जो विधियां होती हैं इसमें आपकी कमियां हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो अपने 26वां प्रश्न हो जाता है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पालन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था। जो सिद्धांत है इसका जो है किस पुस्तक में वर्णन किया था आपको बताना है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपका SSC 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं 27वें प्रश्न की।
तो आपके लिए 27वां प्रश्न हो जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न का भी डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। इस प्रश्न का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है, वहाँ पे पहले क्षेत्र दिया था, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र ये दिया है, प्रारंभिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, या सभी है, तो आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो आपके लिए 28वां प्रश्न हो जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है। तो ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान होता है वो उस भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे कम दिया जाता है। अब बात करते हैं 29वें प्रश्न की। तो आपके लिए 29वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस के आधार पर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो इसलिए है क्योंकि एसएससी 2007, 2011, 2023, 2013 और यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एसएससी और यूपी पीसीएस दोनों लेवलों में चल रहा है। ठीक है, पुलिस लेवल तक की जो एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, किसी देश की आर्थिक जो वृद्धि होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त जो है क्या माप जाती है। सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी से, एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पादन से, एनपीपी से यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक से, या फिर प्रति व्यक्ति आय से। ये आपका यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जीडीपी से, जो आपकी सकल घरेलू उत्पादक होती है, इससे आपकी जो है उपयुक्त माप की जाती है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करें, ताकि आपके और भी जो साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भूलेगा, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप अपने ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।